सो इन दिस इस क्लास में आपको इंटरव्यू का एक ब्रीफ आइडिया हम दे देंगे। सो व्हाट आई नो अबाउट इंटरव्यू, जैसा आप बाहर में दिया है या कुछ लिया भी है। द क्लासिकल पैटर्न फॉर इंटरव्यू इज लाइक देयर आर थ्री सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंटरव्यू जो है ना आपका, पहला पॉइंट तो ये है कि आप उसको नोट कर सकते हैं। दिस नेचर ऑफ इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन जॉब या व्हाट वी कॉल इट पोस्ट। किस पोजीशन पे आप जा रहे हैं उसके बेस पे, उसके नेचर पे इंटरव्यू डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये से यस और नो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है। अभी अभी जो आपका इंटरव्यू है दैट इज फॉर जूनियर इंजीनियर, राइट। दिस विल बी ए कॉमन सेशन, इसमें कोई ब्रांच की बात नहीं करूंगा मैं। तो आई गेस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं या तो इलेक्ट्रिकल के हैं मेरे पास, या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, या सिविल के होंगे इसमें कुछ। आप में से कोई सिविल का है? आप में से कोई सिविल का है? नहीं है तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। कि एंटायरली डिफरेंट होता है सिविल का नेचर। ओके, ठीक। नो, नेक्स्ट विल गो फॉर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो योर इंटरव्यू or what we call it viva for the JE position is of 50 marks। ठीक। ये 50 नंबर में we have mostly general marking। ठीक। जो इंटरव्यू में गाइडलाइंस दी जाती हैं आपको या इंटरव्यूअर को, उसमें पहली गाइडलाइन ये होती, जैसे जनरल मार्किंग होती है तो हैवी वेट, हैवी वेट इज ऑलवेज योर रिटन पार्ट। ठीक, रिटन पार्ट होता है। अब जनरल मार्किंग में इंटरव्यू के नंबर इट ऑलवेज फ्रॉम 40% टू 60%। अरुणाचल में पास्ट एग्जाम्स में हम लोगों ने जो देखा है वो भी इसी के अराउंड में है। ठीक। अब एक रफ एनालिसिस करेंगे। ठीक। अगर इंटरव्यू में आप, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 50 मार्क्स। ठीक। ये 50 मार्क्स, मैं जेई के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। कॉमनली जो इंटरव्यू पैनल होता है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक। फर्स्ट पार्ट इज अटेंडेंस। ठीक। सेकेंड पार्ट इज पर्सनालिटी। थर्ड पार्ट इज decision making, and fourth part is we have थ्योरी एप्लीकेशन, या जो आप थ्योरी जानते हैं वट उसको हम कह सकते हैं नॉलेज एप्लीकेशन। जो आपके पास नॉलेज है, क्या आप उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, कितना कर पाते हैं। ठीक। ये 4 सेक्शन होते हैं जनरली किसी टेक्निकल इंटरव्यू में, और जो इंटरव्यूअर को इसमें ही फॉर्म फिलअप करना रहता है। ठीक। तो ये 50 मार्क्स में से 40%, ठीक, दिस गोज टू बचा कितना?
10 10 10। ठीक। देखिए, ये इंटरव्यू सेशन जो होता है डिस्कशन सेक्शन होता है। इट इज नॉट ए क्लास कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर मुझसे डिस्कस करेंगे तो ही आप जो है इसमें आप नंबर ला पाएंगे, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो मुझे सुनना भी जरूरी है, तभी हम आपको जो है रेक्टिफाई कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप क्लास में बोलेंगे, आप कोशिश करिए मेरी बात आपका नंबर हो। ठीक। दिस 40% मार्क्स गोज टू अटेंडेंस। अगर आप प्रेजेंट, जी बेटा। ओके। सो ये जो टेक्निकल सेक्शन का है मैं बता रहा हूँ, जनरल केसेस में हो सकता है कुछ और सेक्शन डिवाइड करें। जैसे आप एपीसीएस में जाएंगे, वहाँ 5 होता है। फिर वहाँ पे एथिक्स भी आ जाता है, उस वहाँ पे अवेयरनेस भी आ जाता है, तो 2 सेक्शन और बन जाते हैं वहाँ पे। इसलिए इंटरव्यू के नंबर भी ज़्यादा होते हैं। टेक्निकल उसमें सेक्शन में आपको एथिक्स और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। हमें टेक्निकल काम करना होता है। हमारे पास काम फिक्स्ड है, यही काम है, इसको करना है, जितना जल्दी जितने अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का गेम है, वहाँ पे एथिक्स और 2 सेक्शन और आ जाते हैं। तो इंटरव्यू में कुल मिला के ये यही नंबर आपको मिलने वाले हैं 50 में से। अगर आप इंटरव्यू में टाइम पे प्रेजेंट हो गए, ठीक, तो आपको कितने मिले? 20। और रेयरली कोई होता है जो टाइम पे प्रेजेंट ना हो पाए। उसके बाद अगर तीनों में 0 0 भी पाते हैं तो भी आपको 40% नंबर मिल गया है। ठीक। अब इसमें बहुत ज्यादा मिला करके आप 10 नंबर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई लाइट वेट पूछता नहीं है। ठीक। इसीलिए इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स में से मिनिमम कम से कम 40 नंबर या 40% सबको मिलता है। नेशनल एग्जाम्स में मैक्सिमम 60% जाता है। स्टेट एग्जाम्स में ये 70% तक भी बच्चों को मिला है। एई में भी मिला है 70% तक। वहां पे 25 से 35 जो सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है, आप इंटरव्यू का वाइवा का मार्क्स उठा के देखेंगे तो मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 35 है। 35 इज 70%। ठीक। तो अगर आप टाइम पे प्रेजेंट हो गए हैं तो आपको ये 20 नंबर मिल चुके हैं। अब आपको यहाँ से स्कोर करना है। तो क्लासिकल इंटरव्यू पैटर्न जैसे स्टूडेंट जब अ, आपके सामने आता है, तो जो पैनल में 4 मेंबर होते हैं उनका काम फिक्स होता है। उनको इन्हीं में, जैसे जो 4 मेंबर बैठेंगे उनके पास एक शीट होगी। ऐसी एक शीट एक आदमी के पास, दूसरे आदमी के पास, तीसरे आदमी के पास होगी। उसके बाद एवरेज निकाल करके दे दिया जाता है। क्लासिकल इंटरव्यू ऐसे ही लिया जाता है। मे बी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन स्टेट वाइज हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है या इंटरव्यूअर इंटरव्यू स्टार्ट करता है, तो ये जो सीक्वेंस है ये पहले मतलब फिक्स्ड है। पहले पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग टेस्ट होता है, और लास्ट में आपका नॉलेज टेस्ट होता है। एक आइडियल इंटरव्यू 10 से 15 मिनट चलता है। अगर 10 मिनट से कम चला है तो भी प्रॉब्लम है, इंटरव्यू अच्छा नहीं है आपका। 15 मिनट से ऊपर गया है तो भी इंटरव्यू अच्छा नहीं है। आप जज नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यूअर आपको, या आपके लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें टाइम लग रहा है आपको समझाने में। तो 10 से 15 मिनट का क्लासिकल इंटरव्यू चलता है। 15 मिनट से ऊपर अगर आपसे बातचीत की जरूरत पड़ रही है तो भी मान लीजिए आपको नंबर जो है टॉप मोस्ट नहीं मिल रहे हैं। अगर 10 से कम मिनट चल रहा है तो भी आपको नंबर टॉप मोस्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक। अगेन क्लासिकल पैटर्न में वी हैव 3 स्टेप्स। स्टेप 1, जैसा कि आपको लिखा, 10 नंबर पर्सनालिटी टेस्ट। आपको पर्सनालिटी के 10 नंबर में से कुछ मिलेगा। कोई मुझसे बातचीत करेगा क्या? व्हाट कंसिस्ट ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी में क्या देखा चाहता है कोई? व्हाट पॉइंट कवर्स योर पर्सनालिटी? एटीट्यूड सर। ड्रेसिंग। ओके, एटीट्यूड इज करेक्ट। It is also again is sequence. First,
important point is confidence. अगर आपने एंटर करते ही इसको शो कर दिया तो ये सब अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे होता है नहीं इम्प्रेस करने वाली बात। एट अ फर्स्ट स्टेप आप खुद इमेजिन करके देखिए, आपके सामने कोई आया, आपके सामने बैठा और उसने आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, और जैसे ही उसने स्टार्ट किया उसके स्टार्टिंग वर्ड्स ही आपको इम्प्रेस कर गए। तो क्या आपका इम्प्रेशन आपको लगता है 10 मिनट के अंदर कभी डाउन होगा? क्या आप उसको नंबर देने से बच पाएंगे? रोक पाएंगे अपने आप को? एम आई क्लियर? यस सर। ओके। तो पहला पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। दूसरा पॉइंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड पॉइंट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका, मैं तो थर्ड पॉइंट इसलिए भी कह रहा हूँ कि रेयरली कोई होगा जो इतना मेहनत करने के बाद, एक दो दो एग्जाम निकालने के बाद और इंटरव्यू में जाएगा और रूड बिहेव करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? 99% चांसेस, मतलब 100% चांस है कि ऐसा नहीं ही होता है। कोई भी रूडली बिहेव नहीं करता है या एटीट्यूड शो नहीं करता है कि मुझे लेना ही पड़ेगा आपको। ओके। एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट में ये 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा। अगर आपके पर्सनालिटी के नंबर चढ़ चुके हैं तो दूसरा सवाल आएगा डिसीजन मेकिंग का। और डिसीजन मेकिंग में आपको सिचुएशन दी जाती है और आपसे रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक। अब इसमें भी पॉइंट्स होते हैं, ऑनेस्टी कितनी है, और जो जो आप बोल रहे हैं वो कितना मतलब बिहेवियर में पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे आपने बोला कि फॉल्ट हो गया तो आप क्या करेंगे? आपने कहा मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो नेचर तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप ठीक करें, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है कि आप 2 मिनट में? तो उस तरह की चीजें यहाँ पे जज होती हैं। इनके अंदर फिर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे तो और डिटेल में ये सब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि क्लास के फॉर्मेट में ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा एक क्लास के फॉर्मेट में समझाने का मुझे मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं सीधा, अब जो इसमें से कुछ पुराने होंगे जो इंटरव्यू में बैठे होंगे, तो मैं जो इंटरव्यू कभी वन ऑन वन कराता हूँ तो उसी समय मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाता हूँ। खैर अभी मैं इधर में अपना ट्राई कर रहा हूँ। थर्ड जो आपका है, आपका नॉलेज असेसमेंट होता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है या जो आपने पढ़ा है उसको एक्चुअली समझा है कि नहीं, ठीक। तो थर्ड में जो आपका नॉलेज एप्लीकेशन है, इसके भी 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक। और दूसरा पॉइंट होता है कि हाउ यू अप्लाई theoretical knowledge to practical condition। आप जो अपना थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, ये दो चीजें देखी जाती हैं। अगर 10 मिनट 15 मिनट में जेई का जो इंटरव्यू है, जहाँ तक मुझे पता है कुल 1100 स्टूडेंट के आसपास हैं, 1100 या 1200 के स्टूडेंट के आसपास हैं जिनका इंटरव्यू होना है। किसी भी केस में 10-15 मिनट से ऊपर का इंटरव्यू नहीं हो सकता, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। दूसरा बात, एई में ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं और 5-10 नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुकेगा। और एक चीज बता दूं मैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आपने इंटरव्यूअर के क्लियर कर दिए, ठीक, तो नो डाउट आप 80% तक जा सकते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट 25 पाया है और एक स्टूडेंट ये 50% है
और एक स्टूडेंट 40 पाया है, 15 नंबर का फर्क है। ये 15 मार्क्स तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी रैंक में भी। आपको क्या पोजीशन मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसी पोस्टिंग मिलेगी, वो सब में। ठीक। अब मैं आता हूँ, जैसे मार्किंग स्कीम आपको समझ में आ गया ना। 3 पॉइंट्स में, 3 पार्ट्स में आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक। अब पर्सनालिटी में आपका चेक होगा, पहले कॉन्फिडेंस, देन फिर कम्युनिकेशन स्किल, देन वी हैव एटीट्यूड। ये दोनों तो एक साथ एक ही क्वेश्चन में जज हो जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपके जो 3 सेक्शन हैं, ठीक, इसमें पहला ही क्वेश्चन में आपका काफी जजमेंट हो जाता है। दैट इज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप जब अपना इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें ही काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल शो हो जाती है। एटीट्यूड जज करने की जरूरत नहीं पड़ती, द वे ऑफ स्पीकिंग से ही ये जजमेंट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे, फिर उसके कंसेप्ट ये मैं बाद में आता हूँ, पहले इस पे आप आते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। ठीक। हर किसी का अपना तरीका होता है। ठीक। लेकिन एक कॉमन मेथड होता है एक्सप्लेनेशन का। कॉमन इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझसे बात करिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्यूटर को इंटरव्यू देना सिखा रहा हूँ ना। अगर मुझसे किसी ने कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड और द फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई विल गिव विल बी माई नेम। मैं आपको एग्जांपल में देखता हूँ, दो तरीके। माई नेम इज सौरभ श्रीवास्तव, इट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज आई एम सौरभ श्रीवास्तव। First one is my name is Saurabh Srivastav. Second one is I am Saurabh Srivastav. So which one is more correct? Which one is, yeah, proper dress code is also part of personality. उस पर हम लोग बाद में आएंगे। हर के लिए, किसी के लिए एक ड्रेस कोड नहीं होता है। ये चीजें जो है वन ऑन वन डिस्कस होती हैं। ठीक, आप बताइए जरा मुझसे, माइक ऑन करके भी बोलिए। विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट है, विच इज मोर अप्रोप्रिएट इन इंटरव्यू, कौन सा ज्यादा सही रहेगा। My name The is, first, first one. First one will be more correct. Second one is slightly higher on attitude. वहां पे थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है। आई एम समथिंग। ठीक। तो कॉमन इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्ट विथ माई नेम इज। अब कोशिश करते हैं नेम में ऐसी कोई चीज आप ना बताएं जो आपका बैकग्राउंड दिखाती हो। ठीक। जैसे यहाँ पे आपके इधर तो नहीं होता है, हमारे इधर होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं माय नेम इज ठाकुर विक्रम सिंह, तो ठाकुर क्या है, योर नेम इज विक्रम सिंह। सो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक। एपीसीएस में भी पिछली बार जो इंटरव्यू वाइवा हुआ था, उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप किसी भी तरह से ये मत बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नेटिव प्लेस क्या है, ये सब चीजें आप शो नहीं करेंगे। ठीक। तो आ, हाँ, तो जस्ट नेम एंड सर नेम इज एनफ। ठीक। सेकेंड पॉइंट जो होता है ये क्रिटिकल है। ठीक। मैं आपके पास गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक। चारों के पास मेरा रिज्यूमे है, चारों के पास मेरे रिटर्न मार्क्स हैं, चारों के पास मेरा एक एक्सपेक्टेड ऑरा है। मैं जैसे जाऊंगा, तुम इस नंबर और इस रिज्यूम के साथ क्या देखने को मिलता है, ये लगभग लगभग इंटरव्यूअर को भी पता होता है। ठीक। तो अगर मैं गया, इंट्रोड्यूस किया खुद को, माय नेम इज दिस, तो ये तो उसको पहले से पता है। ठीक।
सेकंड पॉइंट या सेकंड स्टेटमेंट ऐसा बोलने का कोशिश किया जाता है जिसका कुछ सिग्निफिकेंस हो। जैसे आप जेई पोस्ट में जा रहे हैं, ठीक, तो आप जब अपना नाम बताएंगे, अपने नाम के बाद आप वो चीज बताइए जो आप जॉब खत्म होने के बाद कर रहे थे, सॉरी, आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद कर रहे थे, अगर कर रहे हैं तो। सपोज करिए किसी ने सेल्स में काम किया है प्रिपरेशन के टाइम पे, या किसी ने जैसे कमीशनिंग में काम किया है, किसी ने सर्विस मेंटेनेंस में काम किया है, ठीक। तो आई विल से लाइक, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव, फ्रॉम लास्ट 2 years I am working in this department, responsible for this section of electrical engineering. तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या किया आपने, एक इंपॉर्टेंस अपनी बता दी कि आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल या आपके ऑन जॉब एप्लीकेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया भी है, आप प्रैक्टिकली इस चीजों को थोड़ी बहुत समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, अपने नाम से शुरू करिए, फिर अपने एक्सपीरियंस पे जाइए, लेटेस्ट एक्सपीरियंस आप क्या कर रहे थे। गैप को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अगर आप इसको फिल कर दें तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आप कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड की, फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई पोस्ट, फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एपीसीएस एग्जाम, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। बेटर होगा कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, आप अपने उसमें टीचिंग ऐड कर दीजिए। आई वॉज टेकिंग ट्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब। एम आई क्लियर? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी ओके, सर। ठीक। कभी भी एक बड़ा गैप मत दिखाइए, ठीक। साफ झूठ बोल दीजिए, ठीक। कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे? यस सर। यस सर। हाँ, उसी के नंबर हैं ये, ठीक। बस गैप मत दिखाइए किसी भी तरह से, अपने इंपॉर्टेंस बढ़ाते रहिए। देन यू गो फॉर लास्ट डिग्री, ठीक। एंड इफ नॉट वेरी हाई, अगर आप पीएचडी हैं तो मत हट लगाइएगा, उसको हटा दीजिएगा अगर हटा सकते हैं अब तो। एक पीएचडी करने के बाद कोई जेई के एग्जाम में बैठेगा, नंबर कट जाएंगे उसके, क्योंकि ये को अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है। बीई, बीटेक, एमटेक, दिस इज सफिशिएंट, ठीक। So how you will start? Start with my name is, then we go for experience. If you are fresher, it is very good. आपको शो ही नहीं करना है कुछ। I have just passed out my engineering from this college in this year recently and with this percentage of marks. And then we go for last to 10th class. So if you have your MTech, tell your MTech degree, tell your some passing year and something about your MTech degree. Then you go for this BTech degree, explain your BTech degree, PE degree, then go to class 12th or diploma, and then go to class 10th, and then you stop. Okay? एक बार मैं बोल के बताऊं आपको? यस सर। यस Okay. सर। Okay. For example, I will start with, my name is Saurabh Srivastav. I have recently completed my MTech from NERIST in year 2025. And after that, I prepared for a JEE examination and I cleared this examination and I'm appearing for this Viva. And before that, I completed my BTech from Maharashtra, some college in year 2022, 23, whatever. And before that, with you can say the marks percentage also, grade also. अगर आप फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो मत बताइए, छोड़ दीजिए। नंबर अच्छे नहीं है तो, अगर अच्छे हैं तो बताइए। ओके, बिफोर दैट आई कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम New Delhi and with this percentage of marks, and prior to that I appeared for class 10th in 2006
for in 2006, and I scored this say 70% of marks. So this is my introduction. Will you like to tell me anything else? कुछ लोग क्या होता है कि उसके बाद वो पीछे चले जाते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन दिस डिस्ट्रिक्ट एंड आई वॉज staying in this district from this year. My father's name is this, my mother's name, ये सब नहीं बताना होता है आपको. बात समझ रहे हैं आप? सो यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन रोक दीजिएगा. अभी लोग स्मार्टनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट होते हैं जो इसके बाद भी आगे जा सकते हैं. और अगर ऐसा कोई बैठा होगा तो वो मुझसे नहीं सीखेगा, वो ऑलरेडी पता है क्या करना है. ठीक. तो दिस वन इज क्लियर. सब Yes, sir. कुछ पता होते हुए भी लोग फंसते कहाँ पे हैं? यहाँ पे. यू नो, keeping an information in your mind and converting that information into sentence and delivering it instantly is a different thing. मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक. अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना, और उस इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में कन्वर्ट करके इंस्टेंटली डिलीवर कर देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक. और आप लोग फंसते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पे हैं. कुछ हद तक नर्वसनेस का भी इशू होता है. एक बात और आप जान लीजिए, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इंटरव्यू के टाइम नर्वस नहीं होता है. चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, आप कितना भी बड़ा इंसान लेके आइए, अगर वो इंसान है और वो अकेला 4 आदमी को फेस कर रहा है तो वो नर्वस होगा. एंड द स्किल इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग योर नर्वसनेस. आप अपने नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करते हैं, इसका ही एक गेम है. ठीक. देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि आपको कम से कम इतना मिलेगा ही, उससे ज्यादा ही मिलेगा. हम 70% तक भी पहुंच सकते हैं, 80% तक भी पहुंच सकते हैं अगर फाइट करें तो. अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो फिर इसको प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है. कम्युनिकेशन स्किल में बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स या बहुत बड़े शशि थरूर वाले वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है. जितना आप सिंपल वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन करें उतना अच्छा होता है. जैसे अगर मैं इंस्टेंटली आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, कोई आंसर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल, एक्सेलरेशन टाइम्स मास. मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज फोर्स? इज WH plus B form of verb, then this sign of interrogation, we have a question mark also. And what you write is also a statement. अगर मैंने क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है तो आप आंसर में एक स्टेटमेंट देंगे. व्हाट इज योर स्टेटमेंट? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. देयर आर टू नेचर ऑफ फोर्सेस, ये तो पुश हो गया, पुल होगा. इट इज अ वेरी ओल्ड डेफिनेशन. थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देता हूँ. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन. देन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज आल्सो गिवन बाय न्यूटन. आप न्यूटन पे जाइए, न्यूटन ने ही डिफाइन किया है फोर्स को.
बट वहां पे एक कंडीशन और आ जाता है, न्यूटन हैज डिफाइंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स को उसने डिफाइन नहीं किया। फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस उसके नीचे को डिफाइन। तो वो आप थ्योरेटिकल क्लास में आप लोग करिएगा, सब्जेक्ट वाइज जब क्लास होती है, अभी उसमें हम चले जाएंगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा बात। ठीक। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस क्वेश्चन को आपका आंसर आपके दिमाग में है, लेकिन ये उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड में कन्वर्ट करना एक प्रैक्टिस वाला काम है। ठीक। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन कॉमन है इंटरव्यू में, इतने इस सब्जेक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन है इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी में से के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन है इंटरव्यू में, वो लिस्ट आपको दी जाएगी। ठीक। थोड़ा सा अभी क्या हेक्टिक चल रहा है कि मुझे आई विल लीव ऑन सिक्स्थ, मैं सिक्स्थ को यहाँ से निकल के एट्थ को रिटर्न अगर आऊंगा, तो मेरे पास अभी बहुत सारा यहाँ पे काम बचा हुआ है जिसको खत्म करने के चक्कर में थोड़ा, जब हम लोग वहां पहुंच जाते हैं तो आपको एक एक चीज प्रोवाइड हो जाएगी। और 10 से 20 दिन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। ठीक। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक। प्रैक्टिस करना कैसे है? एवरी टाइम जो है हम लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक। कम्युनिकेशन स्किल इज इम्प्रूव्ड बाय मिरर। अगर आप मिरर को फेस कर सकते हैं तो फिर आप किसी को भी फेस कर सकते हैं। ठीक। मिरर को फेस करने का मतलब ये नहीं है कि मिरर को फेस करेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे। मिरर को जब आप फेस करेंगे तो आप हंसने लगेंगे, यू लूज कंट्रोल। जैसे मुझे मिरर के सामने खड़े होकर के अपना इंट्रोडक्शन देना है, माय नेम इज, मैं अटेंशन में खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ। इट सीम्स स्टूपिड ऑल्सो कि क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा हूँ मैं। लेकिन उससे होता क्या है, आप अब जब इस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने माइंड पे एक तरह से कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, और आप नर्वसनेस पे भी कंट्रोल कर लेंगे, और दैट इज ऑटोमेटिक, वो हो जाएगा। अब बार बार आंसर क्यों दे रहे हैं आप? दिस इज अ ऑब्जेक्ट। इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? वो है सर। तो पहले भी रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज नहीं हुआ। जी सर। ना टेक्निकल, आप इंजीनियरिंग में जा ही रहे हैं। व्हाट इज वर्क? एनीवन? Force into distance. फोर्स इनटू डिस्टेंस। Yeah. सर, इज इंग्लिश कंपलसरी इन इंटरव्यू, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश? स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश इज कंपलसरी। आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? हिंदी इज नॉट योर लैंग्वेज। और अगर इंटरव्यूअर शुद्ध हिंदी में पूछ लेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। क्या प्रतिघात पे लगने वाला बल की आप डेफिनेशन बता पाएंगे आप? और सर, हाँ। मतलब ये, अगर वो लोग ऑप्शन देने से कि कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी, हिंदी सुसाइडल। तो हिंदी सर, मतलब प्योर हिंदी एक्सपेक्ट करना करेगा ना हिंदी सर, मीन्स मतलब तो। हिंदी बेटा। आप ओके। जानते व्हाट इज परिणामित्र, नो सर। संधारित्र? नो सर, इतना है अभी तो बट यू मालूम यू नहीं विल सर। हैव नो आइडिया वो क्या पूछ रहे हैं। ओके सर। ओके। बेस्ट वे इज टू फॉलो इंग्लिश। और इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है। हिंदी में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, हिंदी वालों को कभी नंबर नहीं मिलते। वो जो आप जो आइए कोचिंग वोचिंग क्या, वो लोग चिल्लाते रहते हैं ना कि हिंदी वालों को नंबर नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि जो परफॉर्मेंस इंग्लिश में दी जा सकती है वो हिंदी में दी ही नहीं जा सकती। वो अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं वो सब काम।
हिंदी प्लस इंग्लिश वाला चलेगा, एज लॉन्ग एज आपके आंसर्स करेक्ट हैं चलेगा। लेकिन जब आपसे डेफिनेशन पूछे जाएंगे तो आप कैसे उसको कैसे मिक्स कर देंगे? देन पुश एंड पुल को पुश और पुल बोलेंगे क्या? डज इट साउंड गुड? और एक चीज और देखिए, बहुत सा ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और ये है तो वो है, वो क्या देखना चाहता है, वही जो है आपको सुपरमैन जैसा ना एज्यूम कर रहा है, ना एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब मान रहा है। कोई भी दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। 2-4 साल की मेहनत करके सब लोग भी एग्जाम निकाल करके AEJ बन जाते हैं। ठीक। दिस इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। आप जो है कि क्या बोलते हैं मतलब शशि थरूर वाली इंग्लिश बोलने लगेंगे या पिकासो जैसी पेंटिंग करने लगेंगे, वैसा नहीं है। ठीक। तो अगर आप नर्वस होते हैं तो सबसे अच्छा है कि रुक जाइए। जैसे मैं बोलूं कि आपने बोला कि हिंदी पूछना है कि इंग्लिश ना, और सो इंग्लिश और हिंदी, और मैं थोड़ा सा डायलेमा में चला गया, कुछ हो गया, मैं सडन पॉज हो गया दिमाग में, तो रुक जाइए वहां पर, तुरंत रुक जाइए। बोल दीजिए सर वेट प्लीज वेट, लेट मी ब्रीथ, मैं नर्वस हो रहा हूँ, रुक जाइए। क्या आपका राइट है? रोकिए, नर्वस हो जाइए, नर्वस से वापस आइए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करिए, फिर बोलिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे जब आप आओगे ना सामने सामने, पहले मैं बोलूंगा, पहले आप बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा। ठीक। सो द बेस्ट वे इज स्टार्ट स्लो, वेरी वेरी स्लो। आपको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में या पॉलिटी में सबसे अच्छे स्पीकर किनको माना जाता है? कभी No, sir. अच्छे स्पीकर्स को सुना है? जैसे नेहरू वाज वेरी 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 गुड स्पीकर। मतलब जब वो बोलते थे तो मतलब इंडिया क्या US भीड़ लग जाती थी ऐसे। अटल बिहारी वाजपेयी वाज अ वेरी गुड स्पीकर। कभी बोलते सुना है उनको? वेट करना पड़ता है, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे तो धीरे धीरे बोलते हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्या करने वाला हूँ, मतलब ऐसे होता है ना। तो आप जब इस जो स्लो स्टार्ट लेते हैं, सर माय नेम इज दिस आई हैव डन माय मास्टर्स इन दिस ईयर इन दिस subject. I got this much marks. Before that, I completed my BTech, graduation in engineering, this year with this percent of marks from this college. Before that, I did my 10th and 12th from this school with this number of marks. And anything else you want to know, sir? So आप धीरे जा सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अभी मैं लैंग्वेज में आई कैन गो फास्ट ऑल्सो। मैं अभी स्पीड बढ़ा के भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो जो स्पीड रखना चाहता हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर मैं नॉर्मल लगूंगा तो आप ही कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। ठीक। सो मेरा थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया क्लियर हो रहा है क्या मैं इंटरव्यू में कैसे तैयार करने वाला हूँ आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक। तो हमें पहले कॉन्फिडेंस शो करना है। कॉन्फिडेंस मतलब जो है अपने बारे में बताना है। कभी भी ओवर एक्साइटेड होकर के नहीं बताना है। So like I did my MTech in this year with this percentage of marks. In my MTech, I was this student of the year. In my MTech, I won this championship. ये सब फिर जो है एटीट्यूड में चला जाएगा। ठीक। Hmm. इस रास्ते पे मत जाइएगा। क्लियर है? द कम्युनिकेशन स्किल यू नीड प्रैक्टिस विथ मिरर। अगर ये स्टार्टिंग के आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आया, आपने आराम से उसका आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ आया, आपने आराम से उसका आंसर दे दिया। 80% ऑफ योर जॉब इज डन, क्योंकि अब आप नर्वस नहीं होंगे। बाकी के 10 मिनट ये तय हो चुका है। होना होता
तो दूसरे तक में हो गए होते। इज इट क्लियर? जी सर। उसके बाद आता है सिचुएशन हैंडलिंग। उसको आप हम लोग सिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें थोड़ा सा बात आती है पढ़ने लिखने की, लेकिन यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहीं तक में आपको काफी नंबर मिल जाएंगे। इसको इम्प्रूव करना बहुत क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप रट सकते हैं उसको, उतना काफी है। लेकिन इसको पढ़ाना थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट अभी मुश्किल है। इसको डिस्कस ही किया जा सकता है वन ऑन वन क्लास में। आप समझते क्या हैं, समझाना क्या चाहिए। एक सिचुएशन मिलता है, जैसे सिचुएशन से कई चीजें डिसाइड होती हैं। आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, वो डिसाइड होता है। आप कितना क्विक रिस्पॉन्स रखते हैं, वो डिसाइड होता है। ठीक। अब जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूँ। देखिए, आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ठीक। सिचुएशन में पहला क्वेश्चन होता है, आपका पोस्ट क्या है? जेई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू बिकम जेई? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जूनियर इंजीनियर Okay. फॉर विच यू आर अप्लाइंग? आपको पता है आपकी जॉब जो आपकी लगेगी उसमें वो करना क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला जजमेंट काफी हो जाता है यहीं से, स्टूडेंट क्या सोच रहा है। दूसरा क्वेश्चन जाता है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जैसे मैं आपको एक कुछ रैंडम क्वेश्चन देता हूँ। ठीक। क्वेश्चन ये है कि सपोज यू आर जूनियर इंजीनियर। अच्छा, ईटानगर में कितने जेई होंगे? 4-5 होंगे, डिपेंडिंग ऑन एरिया, जितने आपका पावर हाउस होगा। हर पावर हाउस में एक जेई बैठता है, तो 5-6 तो होंगे। ये सुनो, सपोज आप ईटानगर कैपिटल रीजन का जेई हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, एक रैंडम कॉल आता है आपके पास कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम ईटानगर। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता है, वो कौन है क्या है। रैंडम कॉल आया है आपके पास, उसने बताया कि बैंक तेनाली पे एक फॉल्ट हुआ है, और उसके बाद से एक पूरे एरिया में लाइट नहीं आ रही है। आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उस आदमी ने फोन कट कर दिया। आप जूनियर इंजीनियर हैं, आप बताइए आपका पहला स्टेप क्या होगा? कंफर्म करना। हाउ टू कंफर्म? वहाँ पे अगर कोई डिपार्टमेंट है वहाँ आसपास में, कौन होता है? मतलब पावर हाउस के ऑन जो फील्ड इंस्पेक्शन करने चाहिए सर। फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने सीनियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे कैसे सा फॉल्ट हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, आप खुद अपना व्हीकल स्टार्ट करेंगे और लोकेशन पहुंच जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, आप लाइनमैन से कंफर्म करेंगे या आपने लाइन किसी में। जूनियर को भेजेंगे, Third वहां पे one. पहुंचिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। ठीक। ये 3 ऑप्शंस, कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है? लास्ट। Third one, sir. लास्ट Last वन। one. आपको लास्ट पता में। है जूनियर इंजीनियर इज ऑन फील्ड जॉब, इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब। एई ऑफिस जॉब है, जेई इज नॉट एन ऑफिस जॉब, वो ऑन फील्ड जॉब है। Okay. तो आप कौन सा सूटेबल लग रहा है आपको, सेकंड और थर्ड? Sir, third. थर्ड। हर्ट होगा। अगर आप खुद अपना व्हीकल स्टार्ट करके लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, देन यू आर नॉट अ लीडर। आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप टीम के लीडर नहीं हो सकते। जेई जूनियर इंजीनियर होता है जो ऑन फील्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए लीड करता है, उससे ऊपर की कोई पोजीशन फील्ड पे नहीं होती है। ठीक, यूर लीडर। तो आप अपने जूनियर को तुरंत भेजेंगे। ठीक। हम्म। अब देखिए, क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ। आप जूनियर इंजीनियर हैं, दूसरा क्वेश्चन है सिचुएशन कैसे कैसे हैंडल करते हैं। और आपको, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, रोड बनानी। ठीक।
जेई तो रोड बनाता नहीं है, आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में है ना, आप जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रोड बना रहा है, तो जो टेंडर रिलीज होता है वो भी जेई नहीं करता है, वो हायर अथॉरिटीज करती हैं, एक्सीएन या ई जो भी लोग करते हैं। आप इंस्पेक्शन के लिए गए और जो काम हुआ है, ठीक, वो अप टू द मार्क नहीं है, उसका स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है काम का, जो भी आपका काम हुआ है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कह रहा है कि ओके की रिपोर्ट लगा दो, क्योंकि ये सैंक्शन आपके हायर अथॉरिटी से हुआ है। मेरी क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? यस सर। जो मटेरियल रिलीज हुआ वो हायर अथॉरिटी के परमिशन पे हुआ, जो स्टैंडर्ड रिलीज हुए वो हायर अथॉरिटी के परमिशन पे रिलीज हुए, जो पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ। लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो काम जो है वो सही नहीं लगता है आपको। अब आप क्या करेंगे? पहले कंफर्म करेंगे कि सर आपने ये कहा था कि नहीं कहा। वेरी गुड। नेक्स्ट। उसने कहा था, वो नेक्स्ट। तो बताएगा कि कहेगा, कहा है उसने। हाँ, तो फिर सर मैं फॉल्ट एक्सप्लेन करूंगा कि सर यहाँ पे तो ऐसा ऐसा काम है, मतलब हुआ नो, अच्छा से देयर नहीं है। इज नो फॉल्ट, क्योंकि आपके हायर अथॉरिटी से जो गाइडलाइंस दी गई थी वो सारी फॉलो हुई है। अच्छा अच्छा। ये आप हैं जिसको लग रहा है कि काम अप टू द मार्क नहीं है। ओके, देन मे बी आई विल, मैं कहूँगा कि शायद मुझे लग रहा है कि ये जो क्वालिटी से होना चाहिए था उस पे थोड़ा सा मिसिंग है। देन आई विल हियर व्हाट ही से। ना, कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज क्लियर, सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं। अच्छा जो अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर है अगर उसने सारी गाइडलाइंस फॉलो की हैं तो वो कोई भी बात नहीं सुनेगा। ओके आप करेंगे क्या? आप सैंक्शन कर देंगे, ओके लिख देंगे? ओके नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या आप अपने सीनियर्स के अगेंस्ट जाएंगे? क्या करेंगे आप? सर, आई वुड rather speak to that contractor that with कॉन्ट्रैक्टर my। से कॉन्ट्रैक्टर तो अपना काम कर चुका है, अच्छा उसको जो जो कहा गया वो उसने कर दिया। हाँ सर, एक बार रिव्यू के लिए मतलब सीनियर का साथ डिस्कस कर सकता है सर। डिस्कशन कैसे करेंगे? आपके सीनियर ने ही गाइडलाइन दी थी। नहीं सर, सीनियर सर, गाइडलाइन देने से भी उसमें कुछ ये भी हो सकता है ना सर, मतलब जरूरी नहीं है कि सीनियर ही हमेशा मतलब ये होगा सर, वो भी है ना। आप प्रॉब्लम समझे नहीं। आपके सीनियर अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी, गाइडलाइंस फॉलो हुई, रोड बना। रोड सही नहीं है मतलब सीनियर सही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सर सर मैं ऐसी के लिए हायर तो अथॉरिटी रिपोर्ट को करना चाहिए इन्फॉर्म सर। करूंगा। हाँ, सबसे होता है कि आप जो है ये अपने सीनियर से रिटन में मांग लेंगे कि सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं, अच्छा। ठीक, और ओके फिर आप उसको ओके कर देंगे। ठीक, राइट, यहाँ तक आपने कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपने रिबेलियस एटीट्यूड शो नहीं किया है बार बार, यस सर। आप सबको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। प्लस, लेकिन अभी आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है, वो ये है कि काम एक्चुअल में सही नहीं हुआ है। तो विल अटैच ऑल दिस रिपोर्ट और आपके सीनियर को भेज देंगे आप। सर मतलब वो ऑर्डर को बाईपास करके सर वो जो बीच वाला ने। बाईपास क्यों किया? आपने ऑर्डर मान लिया, अच्छा। आपने ऑर्डर मान लिया, उन्होंने आप ऑर्डर दिया रिटर्न में, आपने मान लिया, फिर आप उनकी उनकी जिम्मेदारी कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने मान लिया। ओके तो सर साइन कर देना, करना पड़ेगा ना सर, वही है ना। ठीक है, हाँ हाँ होगा कुछ। मैं अभी, ये जब इंटरव्यू चलेंगे ना आपके, तभी बातचीत करेंगे हम लोग और उसको देखेंगे। नेक्स्ट, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट में फिर से कम्युनिकेशन इसका आता है क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादातर थ्योरेटिकल होता है, ठीक। सर। अब इसमें बहुत बेसिक टर्म्स जो हैं इंजीनियरिंग वाले, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज प्रेशर, ये सब जानना चाहिए आपको। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज वर्क, कोई आंसर करना चाहेगा? मैं उससे कुछ सिखाना चाहता हूँ। सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जब इनटू फोर्स डिस्टेंस। अप्लाई
फोर्स सर जो इनटू फोर्स अप्लाई डिस्प्लेस करके For किसी भी चीज को classical definition, when force is applied on an object and it is displaced with some distance, then the force वर्क डन। multiplied by displacement in direction of force is called work done. Okay. So again, this if this definition is correct, we have a object. ये object है, हम्म, force लगाया मैंने. अब मुझे ये बताइए, ऑब्जेक्ट पहले ऐसा था, अभी ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया. वर्क इज डन और नॉट. दूसरा क्वेश्चन, अगेन वही ऑब्जेक्ट है, हाथ में है मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, फोर्स इज अप्लाइड. वर्क डन हुआ है कि नहीं? सर वर्क डन नहीं हुआ है सर। वर्क डन नहीं हुआ है. वो है सर। हुआ है सर। हुआ है, बट स्टिल सेंटर ऑफ मास इज एट सेम पोजीशन. सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे है, जी सर। लेकिन वर्क डन हुआ है. इसका मतलब जो आप डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, इट इज वैलिड टिल क्लास 9th ओनली. देयर इज वर्क डन, बेटा वर्क डन हुआ है. वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये थोड़े थोड़े बेसिक डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वर्क डन. क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, ब्रांच वाइज क्वेश्चन नहीं है ये. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज एनर्जी. ये दिस आर वेरी बेसिक इंजीनियरिंग टर्म्स, और बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है. ठीक, इसलिए नहीं समझते हैं कि वो सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं. When they were in class 12th, they studied questions जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे. When they were in engineering, they studied questions जो सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे. And when they are in AE/JEE, they studied questions जो आपके एमसीक्यू में आएंगे या क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सब लोग क्वेश्चन 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 फोकस करता आया है. पहले पेज अपने जो चैप्टर था, चैप्टर का पहला पेज नहीं पढ़ा है, जहाँ पे सब बेसिक चीजें डिफाइन होती हैं. इंटरव्यूअर हमेशा आपको वहां फंसाना चाहता है. समझ रहे हैं? टेक्निकल क्वेश्चंस में पिन पॉइंट आंसर देना पड़ेगा. पड़ेगा जैसा बात नहीं है. अगर आप पिन पॉइंट आंसर देते हैं, व्हाट इज रॉन्ग? और एक इंसान पिन पॉइंट आंसर देता है, एक इंसान पिन पॉइंट आंसर नहीं देता है. किसको नंबर मिलना चाहिए? यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको पास करना. इट इज ए कंपटीशन, राइट? ये तो कंपटीशन है. मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप पिन पॉइंट आंसर देते हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू. आप खुद सोचिए, यू आर अपेयरिंग फॉर, आप इंटरव्यूअर की तरह सोचिए. मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, आपने मुझसे फोर्स पूछा, और मैं आपको अपनी दिल की बात बतानी शुरू कर दूं. सर, जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन भी होता है. और मैं इस लैंग्वेज में अगर बात करूं, ठीक, 10 में से मार्क्स देने हैं, और मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल दूं एक लाइन में, किसको आप नंबर दोगे? एग्जैक्ट वाले को. वो आगे चला जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा. ये तो मैंने पहले कहा था कि हैवी वेट है, वो तो आपका रिटर्न का मार्क्स है. इंटरव्यू यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि हायर रेंज में बहुत कम बच्चे हैं, जो कट ऑफ के आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है. वहां पे इंटरव्यू अब मैटर कर रहा है.
ठीक। तो सर आज की क्लास में मेरा ये मैं रिकॉर्डेड आपको दे देता हूँ। मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को और एक्सप्लेन करूंगा कैसे इंटरव्यू होता है और कैसे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। वाई इंटरव्यू इन गवर्नमेंट जॉब इज इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन था हाउ टू हैंडल लैंग्वेज प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन जो वाई इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने जो कुछ भी कहानी सुनाई है ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आपका रिटन एग्जाम था, वो हो चुका है। इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अप्रोच कैसा है। कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि उसका ऑफिसर डम्ब हो। ठीक। जब भी कोई डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर को किसी काम पे भेजता है या दूसरे डिपार्टमेंट के सामने खड़ा करता है तो वो यही चाहता है कि हमारा ऑफिसर एक ऑफिसर लगे। तो इट इज मोर ओवर अ पर्सनालिटी टेस्ट, and if you count more things, it will count your communication skill, your problem solving skill and practical approach, whatever जो जो पॉइंट्स हमने बताए हैं वो सब काउंट हो जाता है उसमें। ये इसका टेस्ट है। कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अप्रोच है कि नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है कि नहीं, ये इसका टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट ये नहीं है। ठीक। एंड पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑफिसर। दूसरा, कैसे अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। लैंग्वेज को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है, कीप स्लो, स्टार्ट स्लो, प्रोसीड स्लो। After 1 or 2 or 3 or 4 or 10 seconds, if you can increase the speed, then increase the speed. Starting में ही आप जो है हवाई फायर। My name is Saul Shrestha and I've just passed out my MTech district from 2026 in power system, and before that I was, अगर आप तेज जाते हैं आप फंसेंगे भी, आप जो है वर्बल मिस्टेक्स करेंगे और कंट्रोल खो देंगे। आई होप समरी फॉर इंटरव्यू, बेसिक समरी क्लियर हो गया है। ठीक। अब देखिए, अब आने वाले जो सेशन होंगे मैं एक एक चीज पे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट दिस। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगा। सर ठीक। उसके बाद हाँ जी बेटा बताइए। सर 2 क्वेश्चन है। पहला सर, ये अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो फिर उसको कैसे कैसे बोलें सर। फिर सेकंड है नहीं सर, हॉबीज। हाँ प्लीज। हॉबीज के बारे में भी बता दीजिए पहले। हॉबीज किस कौन सा चूज करें, कैसे करें। किस किसके बारे में। हॉबीज सर, हॉबी हॉबी हॉबीज हॉबीज पूछते हैं। हॉबीज पर्सनल हैं, मैं उस पे मैं कैसे बता दूं। मतलब होता है ना सर, कंफ्यूजन होता है क्या क्या नहीं, select करें। अगर आपकी हॉबी है तो आप उसको परस्यू भी करते हो। तो आपने बोला कि माय हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, ओके, तो और अब तुरंत क्वेश्चन आएगा हु इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन। आपका हॉकी फुटबॉल फुटबॉल है, तुरंत क्वेश्चन आएगा हु वन द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप। और दुनिया यूरोपियन लीग हो तो हो सकता है उसको बात उस पे चले जाए आप। अगर इंटरव्यूअर से फंस गए हॉबीज में, कॉमन हॉबी निकल गई, तो फिर तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हॉबी कोई सेफ गेम नहीं है। हॉबीज तक इंटरव्यू पहुंच रहा है मतलब आप ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुके हैं, नहीं तो हॉबीज तक पहुंचेंगे ही नहीं। जिसका सर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है उसी से हॉबी पूछी जाती है। जी। सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें सर। वो टेक्निकल क्वेश्चंस कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछ देते हैं वो लोग, सॉरी, तो उनको सॉरी, वन हम वर्ड। डायरेक्ट बोल दे कि आउट ऑफ सिलेबस से बोल दे उनको। नहीं नहीं, आप क्यों बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। ओके। जैसे कि वो लास्ट तो टाइम एई के वाइवा में बहुत सारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। इंटरव्यू के टाइम में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। मैंने एक मैकेनिकल, मैं इंटरव्यू को देख रहा था। मैं इंटरव्यू लेने के लिए भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जब मैं कर रहा था मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे। तो इंटरव्यू देख रहा था मैंने, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू चल रहा था। स्टूडेंट ने बताया कि आई वांट टू गिव माय इंटरव्यू ऑन आईसी इंजन्स। स्टूडेंट को लगा कि वो पूछेंगे आईसी इंजन का वर्किंग। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BS5 एंड BS4 एंड BS6 मॉडल।
BS6 BS4 इंजन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज एड ब्लू? ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आईसी इंजन है। आईसी इंजन काम कैसे करता है, उसका न्यूमेरिकल वर्किंग प्रेशर वेशर सब निकालते हैं जो स्ट्रोक एग्जॉस्ट, वो अलग चीज है वर्किंग। अब जैसे उसने बोला आईसी इंजन, यहाँ पे आ गए। अब लो इलेक्ट्रिकल में सर। बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर, तो वहां मैं बोलूंगा व्हाट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। कभी था सिलेबस में ये? हेलो सर। जी। जी सर, ये तो सर था ये सर। टेक्निकल का सर थोड़ा कंसेप्चुअल सर, ये डाउट है सर, उसको सर थोड़ा क्लियर करने के लिए आप सर क्लास लेगा क्या सर, मतलब? सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा। पहले ओके। कॉमन क्लास जो चल रहा है, मैं जरा ये दो चार चीजें मैं एक ओवरव्यू दे दूं। आप जब इन सब चीजों से कंफर्टेबल हो जाएं, खुद अपना भी शुरू कर दें कुछ कुछ, तब हम लोग टेक्निकल पे आएंगे। टेक्निकल के लिए मुझे पहुंच जाने दीजिए, 10 तारीख से करते हैं। 10 दिन बहुत है। ठीक है सर। उससे ऊपर करेंगे आप खुद नर्वस हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस जिसको आप बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में काफी हद तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसका आंसर होता है सॉरी, आई नेवर स्टडीड दीज थिंग्स इन एनी बुक, सॉरी सर। सर फिर सॉरी सॉरी होते रहेगा तो सर एक तो वो नहीं, भी कैसे सॉरी सॉरी होता रहेगा? क्योंकि सर वो व्हाट इज कम्युनिकेशन वाला, सर व्हाट इज योर हॉबी कम्युनिकेशन वाला। इसमें? एक व्हाट इज योर हॉबी इसमें सॉरी बोलेगा कोई? उसमें तो नहीं बोलेगा, मतलब लाइक जैसे टेक्निकल में जैसे कम्युनिकेशन का आ गया, जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम, वो देखिए, सब पूछ सकते हैं ऐसा अभी हो। मैं जैसे क्वेश्चन होता है, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, जी। वहां पे वो व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? पेल येलो ऐसा था क्या सर? पेल येलो। और व्हाट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल? सर ब्लूइश कुछ था, मतलब वाई वायलेट। ब्लूइश? सर याद नहीं है। नो, ये कब होता है? जैसे जी। वन से आपने कहा कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल, आपने हम्म कहा सॉरी नहीं पता मुझे। हम्म अब उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूं कि इट इज ब्लू, एंड नाउ से व्हाट इज व्हाई इट इज ब्लू, हम्म तो मैं अगेन सॉरी सुनना चाहता हूँ। हम्म ये इतना कोई इस लेवल का इंसान इंटरव्यू नहीं लेता है, लेता है हम्म तो उसको नहीं लेना चाहिए इंटरव्यू। हम्म सर ठीक, मैंने ये तो कम्युनिकेशन वाला बात इसलिए किया क्योंकि वो एक, उसमें एक शायद जितना मैंने सुना, एक वो पैनल था जिसमें वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कम्युनिकेशन के ही क्वेश्चंस पूछ रहे, तो ऐसा होगा तो मार्क्स तो पूरा माइनस हो जाएंगे ना, टेक्निकल का एक भी क्वेश्चन से आंसर नहीं कर कम्युनिकेशन पाएंगे। स्किल के क्वेश्चन जेई से नहीं, मैंने बोला कि इंटरव्यू जो होता है वो जॉब पोस्टिंग या पोजीशन के हिसाब से होता है। अगर एई के इंटरव्यू में कोई कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर रहा है तो उसमें किया जा सकता है, सर स्किल नहीं क्योंकि सर, वो इंजीनियरिंग, मैं इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा हूँ सर वो। अच्छा एई वो का बात सब्जेक्ट, कर रहे हैं कि जी जेई जी का बात जी कर जी, रहे हैं? यही यही का बात कर एई रहा था। में कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस हो सकता है, क्योंकि एई में असिस्टेंट इंजीनियर को जो काम करने होते हैं इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल। उनको लेटर्स लिखने होते हैं, उनको पोजीशनिंग देनी होती है, उनको गाइड करना होता है, उनको रिपोर्ट बनानी होती है, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो 50% टेक्निकल काम है, 50% कम्युनिकेशन काम है उनका। उनका काम ही कम्युनिकेशन है। सर तो टेक्निकल को किस अप्रोच से प्रिपरेशन करने से होगा ना, समझ में नहीं आ रहा है सर। स्टार्ट विथ बेसिक। ओके। सबसे बेसिक वर्ड्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पहले देखिए। व्हाट इज फोर्स, हम्म व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज हीट, हम लोग देंगे आपको। ठीक, लेकिन अब आप खुद पर्सनली करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करिए। बेसिक टर्म्स को आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ठीक, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो है ये थर्ड पॉइंट है, इतने में ही खेल हो जाता है। आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए डोर से एंटर करते हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा है आपसे व्हाट इज फोर्स। पहला क्वेश्चन क्या होगा? इंट्रोडक्शन। हाँ और सर, ये मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि एई के इंट्रोडक्शन नहीं होता है सर।
एक्चुअली हाँ आजकल हाँ इंट्रोडक्शन नहीं होता है, बोल ऐसे सुनने को आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी रिवील नहीं करते ऐसे सुनने को आ रहा है। नहीं, आइडेंटिटी रिवील करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन होगा तो भी वो इंट्रोडक्शन के लिए ही होगा, किसी दूसरे फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन होगा। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यही एक क्वेश्चन नहीं होता है। आप आए, सामने बैठे, आपका रिज्यूम मेरे सामने है। सो मिस्टर एक्स, राइट, योर नेम इज करेक्ट, ओके। So you completed your BTech in 2013 and so 2023 and this is 2026. So what you were doing in last 3 years, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जब भी शुरू होगा वो शुरू होगा रिज्यूम से आपके। बात समझ रहे हैं बेटा? कोई डाउट है तो बोलिए। सर समझ रहे हैं। ठीक, या कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा वहां पे जो अलग सा है। जैसे एक स्टूडेंट है जो ए में सेलेक्ट हुआ, वो निपको में असिस्टेंट मैनेजर है। नाउ इज अपेयरिंग फॉर ए, वो ऑलरेडी हायर रैंक पे था, वो अपने आप डिमोट हो, क्योंकि अरुणाचल में पोस्टिंग चाहिए इसलिए वो वापस आए। तो रिज्यूम में अगर ऐसा कुछ दिख जाता है कि आप ऑलरेडी इस पोस्ट पे हैं एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर जेई, तो आपको जो लॉस होगा या डिपार्टमेंट, आप जिस डिपार्टमेंट को छोड़ के जाएंगे उसका लॉस होगा, इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। और या फिर इंटरव्यूअर थक चुके हैं, आप 10 मिनट का भी एक इंटरव्यू मानते हैं और दिन का 30 इंटरव्यू लेता है, 300 मिनट्स इज 5 आवर्स, 5 घंटा इंटरव्यू लेना, खराब जाता है दिमाग। और फिर उसके बाद फिर वो जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब उस केस में ऐसा होता है कि ओके, प्लीज सिट डाउन, यू नो व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यू नो व्हाट इज आरसीसी, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज कंडक्टर। इसका मतलब वो भी जल्दी में है, उनको खुद रोक लीजिए आप। ओके सर प्लीज। जब आप धीमे धीमे आराम से बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आराम से बात करने लगेंगे आपसे। जरूरी नहीं है कि हम ही हरी में रहें, इंटरव्यूअर भी कर सकता है गलती। कल का सेशन कितने बजे करेंगे? आज तो बहुत क्लास होने पे नहीं होने पे क्या। हाँ सर, आज पता नहीं था, मैंने भी बहुत लेट में ज्वाइन किया एक्चुअली। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। 6 बजे रखने से होगा क्या सर ना? थोड़ा जल्दी कर लेते हैं दिन में। हम्म। These सर days they don't ask for resume, रिज्यूम मांगते नहीं, ऑलरेडी होता है उनके पास, आप फॉर्म में भर चुके हैं, वो प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं उनको। बिना रिज्यूम के सर कोई इंटरव्यू ले ही नहीं सकता। जी बेटा। ये सर आप ए के लिए कुछ कर पाएंगे क्या सर, सिविल का? एई में हाँ, ए का जो अभी वाइवा है ना 16 से, उनकी उसके लिए क्लास, या फिर कुछ वो तो आप करा रहे हैं ना आपके सर। ओ, मैं पैनल में बैठ जाऊंगा और क्या। ओ, अक्षर सर ही करा रहे हैं ना। सर वो आइडिया नहीं सर, क्योंकि सर ये तो ग्रुप जेई का है सर, तो मैं सोच रहा था सर ए का अलग होता। आप जिस जिस भी ग्रुप में ज्वाइन हैं वो मुझे जानते होंगे, आप बोल ओ, दीजिए, वो ऐड कर देंगे मुझे। ठीक है। एक एक पॉइंट आप डेली डिस्कस करेंगे। 6 आज 3 तारीख है ना, 4 और 5 दो क्लास आपकी और होगी। 6 को मैं यहाँ से निकलूंगा और 8 तक ये जाने में हो, पहुंचने में टाइम लगता है। 9 से आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी। अभी 3 को हुआ, 4 को होगा, 5 को होगा, 3 क्लास इधर होगी, तो उसके बाद हम लोग 9 से वापस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू कर देंगे। सर ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा क्या सर? जी, मॉक इंटरव्यू 1-on-1। ऑफलाइन होगा ना? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा।
जो ऑफलाइन सर नहीं करेंगे, दोनों दोनों ज्वाइन नहीं कर सकते आप, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। सर ऑफलाइन कब से होगा ना? 10 तारीख से। ओके ठीक है सर। 10 तारीख से, 10 से लेके 21 तक। कोई फी है क्या सर? जी, कुछ फी होगा क्या कौन इसका? सा ब्रांच? इलेक्ट्रिकल। वहां पे आएंगे तो फीस तो कुछ होगा, मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने सोचा नहीं। ओके सर। सर ये क्या वाइवा सब 10 से शुरू होगा क्या सर? 1-on-1 मतलब 10 से शुरू होगा, 10th तक, आप 9th तक कॉमन है। पहले मैं बता दूं क्या क्या तैयारी करनी है, आप अपना घर पे तैयारी करते रहिए, वही चीज हम आपसे वाइवा में पूछेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपको क्लास लेकर के ऐसा लगा कि बेनिफिट मिलेगा? Yes, sir. ओके, थैंक यू। जी सर।